हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिक्स की क्लास साइंस में। तो ये हमारा जो चैप्टर है सीमांत घर्षण बल चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने आपको घर्षण बल के अंदर संतुलित बल, असंतुलित बल है ना पढ़ाया था। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि घर्षण बल क्या होता है, फिर ये कितने प्रकार का होता है। तो उसमें मैंने आपको पहला पढ़ाया था स्थैतिक घर्षण बल है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद दूसरे नंबर का ये है सीमांत घर्षण बल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो इससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको रीट थर्ड ग्रेड टीचर ग्रुप डी, पटवार, SSC, UP पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, जितने स्टेट पुलिस की वैकेंसियां हैं, तो सभी को और सभी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हुए हम यहाँ पर उसी हिसाब से आपको पढ़ाते हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की क्लास भी कराई जाती है। और फिलहाल साइंस में ये चल रहा है आपके सामने जो है। तो आइए, और अगर हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट पर जाकर स्टार्टिंग से देखिए, हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने कर रखा है इस तरह से डिवाइड। तो आप पार्ट 1 से देखना चालू करिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी आपको, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, जो आपके समझ में नहीं आए, गारंटी हमारी है, पर आपको मेहनत करनी होगी, देखना होगा। तो आइए चलिए आज चलते हैं टॉपिक की ओर। और देखिए, जैसा कि सीमांत घर्षण बल यहाँ पर दिखाया गया है, तो सीमांत घर्षण बल में क्या है, देखिए पहले तो मैंने आपको स्टैटिक फोर्स पढ़ाया था, जिसमें कोई वस्तु सतह पर रखी हुई है m द्रव्यमान की। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि इसके ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और बल की दिशा देखिए इधर से इधर है, मैंने यहाँ दिखा रखा है एरो से, तो वस्तु अपने स्थान से नहीं सरकती है। कारण क्या होता है कि 10 न्यूटन का ही बल विपरीत लग रहा है, विपरीत साइड से लग रहा है, तभी तो वस्तु नहीं खसक रही है। यदि हम किसी भारी वस्तु को खसकाने का प्रयास कर रहे हैं और हम उसको थोड़ा सा भी नहीं खसका पा रहे, तो इसका कारण क्या है कि जितना बल हम उस पर आरोपित कर रहे हैं अपने से, उतना ही बल विपरीत दिशा से वो वस्तु पर भी आरोपित हो रहा है। इसी कारण से वो नहीं खसक रही है और अपने न्यूट्रल अवस्था में बनी हुई है, विराम अवस्था में। तो ऐसी स्थिति में F बराबर 0 हो गया, संतुलित है बल, है वस्तु संतुलित है। फिर क्या, और इसी को हमने क्या कह दिया था, स्टैटिक्स फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्थैतिक घर्षण बल। और उसमें मैंने ये भी आपसे कहा था कि ये एक स्व समायोजित यानी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग कैसे होता है, आपने 10 न्यूटन का बल लगाया और नहीं खसका पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो सेल्फ 10 न्यूटन बल उधर से विपरीत दिशा से लगा रही है। इस कारण हमने उसको सेल्फ एडजस्टिंग बल भी बोला था, फोर्स बोला था। अब उसी पर डिपेंड करता है ये सीमांत घर्षण बल। और सीमांत घर्षण बल में भी क्या होता है कि जब मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया तो इधर से विपरीत 10 न्यूटन का बल लगा, तो वस्तु अपने स्थान से नहीं खसकी। फिर मैंने कहा कि थोड़ा बल और लगाते हैं, इस वस्तु को खसकाने का प्रयास करते हैं। माना कि ये वस्तु m बराबर 10 kg की थी, ठीक, 10 kg की थी। फिर मैंने थोड़ा बल इस पर और लगाया, या आपने लगाया, किसी को बुलाया, बोला यार थोड़ा बल और लगाओ इसमें, ये खसक नहीं रहा मुझसे, हैं, जो भी चीज़ थी आपकी, चाहे वो अलमीरा हो या बड़ा पलंग हो या संदूक हो या कोई भी चीज़ हो, आपने 12 न्यूटन का बल आरोपित किया, तो पता चला कि आप उसको नहीं खसका पाए। क्यों? क्योंकि वो 12 न्यूटन का बल विपरीत दिशा से एडजस्ट कर रहा था, सेल्फ एडजस्टिंग कर रहा था, यानी जितना आप इधर से बल लगा रहे थे उतना ही विपरीत भी लग रहा था, इसीलिए वो नहीं खसका। पर आप मुझे एक बात का जवाब दो कि कभी ना कभी तो ये वस्तु खसकेगी, आप थोड़ा बल और लगाओगे। तो जैसे ही आपने 12 के बाद 15 न्यूटन का बल आरोपित किया, आपने जैसे ही सपोज करो 15 न्यूटन का बल आरोपित किया, 15 न्यूटन का बल आरोपित किया आपने, तो 10 किया था तो नहीं खसकी थी, 12 किया था तो नहीं खसकी थी। जैसे ही आपने 15 न्यूटन का बल आरोपित किया तो ये वस्तु क्या हुई, खिसकने की स्थिति में आई। आपको लगा कि अभी खसक जाएगी। तो जैसे ही वस्तु गति करने वाली हो यानी खिसकने वाली हो, तो उसी स्थिति को सीमांत घर्षण बल कहा गया है। बात आ रही है समझ में आपको? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अभी आ जाएगी। अपन चलते हैं टॉपिक की ओर, हैं, और मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करता हूँ, देखते रहो।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई जो मैं इतनी देर से बोल रहा था डायग्राम से। तो ये देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया वह अधिकतम बल, किसी वस्तु पर लगाया गया वह अधिकतम बल जिस पर वस्तु गति करने ही वाली हो, इस लाइन को ध्यान रखना, गति करने ही वाली हो, कर नहीं रही है अभी, ये नहीं कि गति करने लग गई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, गति करने ही वाली हो, तो उस समय लगने वाले विरोधी बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये परिभाषा हो गई सीमांत घर्षण बल की एक्चुअल परिभाषा, जिसे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया वह अधिकतम बल जिस पर वस्तु गति करने ही वाली हो, कर नहीं रही अभी, करने ही वाली हो, तो उस समय लगने वाले विरोधी बल, यानी जो विपरीत साइड से ये बल लग रहा है, उसी को क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल कहेंगे हम। क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का स्थिति घर्षण बल होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपको, ये भी एक प्रकार का स्थैतिक है घर्षण बल होता है। देखिए, हर चीज़ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर मिटाना पड़ेगा, फिर आपको वह ना, तो इससे कुछ मेरे लेक्चर्स भी रहेंगे जिन्हें आप वीडियो पॉज करके देखना। और हाँ, रजिस्टर और पेन लेके आप बैठा करो हमेशा जब वीडियो देखते हो, और इसमें से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिखा करो, ये सब कुछ लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल प्रोसेस से सारी थ्योरी पढ़ाता हूँ, मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ से थोड़ा यहाँ से उठा लिया, थोड़ा वहाँ से उठा लिया, थोड़ा वहाँ से उठा लिया और अपना टॉपिक ख़त्म कर दिया, और बाद में पता चला है कि आपने इसके बाद अब कहानी ख़त्म हो गई, बाद में क्या देखें और कहाँ से पढ़ें। तो मेरा ये एक बार पढ़ाया हुआ आपको हमेशा काम आएगा, हर एग्ज़ाम में काम आएगा, इसलिए आप सिस्टम से पढ़ते चलिए। तो देखिए, ये भी एक प्रकार का क्या स्थिति घर्षण बल है, हैं। अब कैसा स्थिति घर्षण बल बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। क्योंकि ये कारण क्या होता है, क्योंकि ये स्थिति घर्षण का अधिकतम मान होता है। ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। कैसे होता है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। इसे भी Fs से दर्शाते हैं। इसका सिंबल भी Fs ही होता है, हैं। तो ये भी एक प्रकार का स्थैतिक घर्षण बल होता है, और ये स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है, और इसे भी Fs से दर्शाते हैं। अब अधिकतम मान कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, बोलता हूँ। आप चाहो तो लिख लेना पॉज करके, क्योंकि अब यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, मैं लिखूँगा तो आपको बता नहीं पाऊँगा, हैं। अब मैं बोलता हूँ, आप लिखना, या फिर मैं इसको पूरा लिखूँ और फिर बताऊँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आप सुनते जाओ, मैं बोल रहा हूँ। जो सीमांत घर्षण बल के अंदर क्या होता है कि किसी स्थिर वस्तु को, किसी स्थिर वस्तु को गतिमान बनाने के लिए जैसे जैसे आरोपित बाह्य बल जो हम लगाते हैं का मान बढ़ाते जाते हैं, तो स्थैतिक घर्षण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। कैसे, ये देखिए, मैंने इसको खिसकाने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया, तो ये नहीं खसक रही थी, तो इधर से भी 10 न्यूटन का बल लग रहा था, इस कारण नहीं खसक रही थी। फिर मैंने 12 न्यूटन का बल लगाया, तो ये वस्तु फिर भी नहीं खसकी। क्यों? क्योंकि इधर से भी 12 न्यूटन का बल लग रहा था। तो जैसे जैसे मैं बाह्य बल का मान बढ़ा रहा हूँ और ये वस्तु नहीं खसक रही है, स्थैतिक घर्षण बल के अंदर पढ़ रहे हैं हम अभी, तो क्यों नहीं खसक रही? क्योंकि इसका भी मान बढ़ रहा, विरोधी बल का मान भी तो बढ़ रहा ना, स्थैतिक घर्षण बल का भी तो मान बढ़ रहा है। और स्थैतिक घर्षण कहाँ आएगा, इस तल और वस्तु के तल के बीच में, यहाँ पर हैं। तो जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ रहा है और वस्तु नहीं खसक रही है, स्थिति में ही है वो, क्योंकि स्थिति के अंदर मैंने वही पढ़ाया आपको कि जैसे मान बढ़ाऊंगा वस्तु नहीं खसकेगी। इसका कारण ये है कि उतना ही बल विपरीत साइड से लग रहा है। तो 10 न्यूटन लगाया तो नहीं खसकी, क्योंकि 10 न्यूटन लग रहा था। 12 लगाया तो नहीं खसकी, क्योंकि 12 लग रहा था। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी स्थिर
वस्तु को गतिमान बनाने के लिए, किसी स्थिर वस्तु को गतिमान बनाने के लिए जैसे जैसे बाह्य बल का मान या आरोपित बल का मान हम बढ़ाते जाते हैं तो स्थैतिक बल का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये तो बात आ गई कहाँ तक, ये बात कहाँ तक आ गई सीमांत घर्षण बल के अंदर, कि जब तक वस्तु नहीं खसक रही थी तब तक बल मान बढ़ रहा था, इसलिए नहीं खसक रही। अभी 15 न्यूटन का मान बल लगाऊंगा तो अब वो अगर नहीं खसकेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 न्यूटन का इधर से भी लग गया, इसीलिए नहीं खसक रही, इसीलिए नहीं खसक रही ना। लेकिन कभी तो खसकेगी, एक समय एक क्षण आएगा ना जिस पर ये खसकेगी भी सही, ऐसा थोड़ी कि खसकेगी नहीं, ये तो असंभव है। हो सकता है 20 न्यूटन का बल लगा दूंगा तो ये खसकना शुरू हो जाए। तो फिर क्या होता है कि परंतु एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित समय सीमा के बाद या एक निश्चित बल के बाद जो हम लगा रहे हैं, स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होता है, नहीं बढ़ता है, स्थिर हो जाता है। इस समय वस्तु, जिस समय उसका बल का मान स्थिर हो गया, अब जैसे 15 न्यूटन लगाया तो 15 ही लग गया तो अभी नहीं खसका, लेकिन जैसे मैं 20 न्यूटन आरोपित करूँगा इस पर 20 न्यूटन आरोपित करूँगा मैं, ये 20 न्यूटन, तो पता चला वस्तु क्या है, आगे की ओर खसकना शुरू हो गई। तो एक निश्चित सीमा के बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान स्थिर हो जाता है, यानी नहीं बढ़ता है। इसी समय वस्तु गति करने वाली होती है। क्या होता है, उसी समय, अब 20 न्यूटन बल का मान बढ़ाया मैंने, 20 न्यूटन बल लगाया तो पता चला कि इधर से 20 न्यूटन का बल नहीं लग रहा था, इस कारण वस्तु क्या हो गई, खिसकने ही वाली थी, खिसकने लग गई हल्की हल्की, तो इसका मान स्थिर हो गया 15। स्थैतिक घर्षण बल का मान 15 स्थिर हो गया, अब नहीं बढ़ रहा वो। अगर ये भी बढ़ जाता 20 हो जाता तो फिर वस्तु वहीं रह जाती, खसकती नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वस्तु खिसकना शुरू हो गई, इसका मतलब स्थैतिक घर्षण बल का मान तो स्थिर हो गया और सीमांत घर्षण बल उसी को बोल दिया, क्योंकि अब क्या है, अब वस्तु गति करने वाली हो गई 20 न्यूटन के बाद। तो मैं फिर से बोलता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, कि किसी स्थिर वस्तु को गतिमान बनाने के लिए जैसे जैसे हम आरोपित बाह्य बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ता है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ता आगे, वो स्थिर हो जाता है और इसी समय वस्तु गति करने वाली ही होती है, गति करने वाली इसी समय होती है। तो स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को, यानी जो 15 न्यूटन के बाद अब नहीं बढ़ रहा है, तो स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को, इस अधिकतम मान को ही क्या, सीमांत घर्षण कहा गया है। आई बात आपके समझ में। स्थैतिक बल के उस अधिकतम मान को जिस पर वस्तु स्थिर थी, जिस पर वस्तु स्थिर थी, लेकिन अब जब मैंने बाह्य बल बढ़ाया तो स्थिर नहीं रह पाई, तो उस अधिकतम मान को ही क्या कहा गया, सीमांत घर्षण बल, यानी यही इसकी सीमा थी बस, जहाँ तक वस्तु स्थिर थी। बात आए समझ में। इसी कारण इसको क्या बोला गया, स्थैतिक घर्षण बल होता है एक प्रकार का, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है, क्योंकि ये, और इसे भी एफएस से ही दर्शाते हैं और स्थैतिक घर्षण को भी एफएस से ही दर्शाते हैं, इसलिए मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए यहाँ। आगे देखिए, स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहा गया। मैंने बोला आपसे एफएस बल का मान, यानी इस सीमांत घर्षण बल का मान लगाए गए बल के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि बल के बराबर तो होता ही है। देखो आप, इधर से इतना लग रहा था तो ये भी इतना ही लग रहा था, 15 लगा रहे थे तो 15 ही लग रहा था ना उधर से, और इसी को सीमांत घर्षण बल कहा गया है। तो लगाए गए बाह्य बल, तो लगाया गया बाह्य बल क्या होता है, एफ बराबर, ये लगाया गया बाह्य बल है, बाह्य बल जिसे हम लगा रहे हैं ये किसके बराबर होगा, स्थैतिक घर्षण बल के बराबर होगा या सीमांत घर्षण बल के बराबर होगा। तो एफ एस बराबर ये हो जाएगा आपका, इसे भी लिख लेना। तो आरोपित बल के बराबर होता है, यानी एफएस बल का, एफएस यानी स्थैतिक घर्षण बल का मान है, ये सीमांत घर्षण बल का मान लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। ये 15 तो ये भी 15 ही था, ये हो गया ना बराबर, 15 न्यूटन बराबर 15 न्यूटन। एग्जाम्पल के लिए लिख लेना, या तुम्हें याद रह जाएगा। ये से ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, इसके बाद आगे देखते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल गति प्रारंभ करने के लिए
न्यूनतम बल के बराबर होता है। बात आ रही क्या समझ में? सीमांत घर्षण बल ये जो 15 न्यूटन था, ये गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बल का मान होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसके बाद तो गतिशील हो रही है वस्तु, तो ये गतिशील हो रही है तो उस वस्तु का तो मान ज़्यादा होगा बल का, तभी गतिशील होएगी। लेकिन अब ये न्यूनतम मान बन जाएगा ना गति करने के लिए, क्योंकि गति वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गई। अब और ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वस्तु तेज़ी से खसकेगी, है ना। तो इस पॉइंट को भी लिख लेना आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर मिटाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, और आप इसके बाद आप लिख लो कि अतः हम कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल गति प्रारंभ करने के लिए, किसी वस्तु को गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बल के बराबर होता है। ये F बराबर Fs। तो यहाँ आपके सीमांत घर्षण बल समाप्त हुआ। ठीक है, यहाँ आपके सीमांत घर्षण बल समाप्त हुआ। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे गतिक घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल हो गया, पहले नंबर पे आपका स्थिति घर्षण बल हो गया, सीमांत घर्षण बल हो गया। अब तीसरा पॉइंट रहेगा ये हमारा गतिक घर्षण बल है। इसको इंग्लिश में 2 नामों से बोला जाता है, किसी किसी किताब में लिखा है। एक तो डायनेमिक या काइनेटिक, आप कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी आपको मिल सकता है डायनेमिक या काइनेटिक। ठीक है, आपको कहीं कहीं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स दिखेगा है, यानी गतिक घर्षण बल, काइनेटिक, कहीं कहीं डायनेमिक। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, देखो कि अभी जो हमने पढ़ा सीमांत घर्षण बल तो और स्थिति घर्षण बल, उसी के आधार पर हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि मैं बोलता हूँ, अब मैं लिखूँगा नहीं, ज़रूरत की चीज़ें लिखूँगा, आप ध्यान से सुनना। गतिमान वस्तु एवं संपर्क तल। अब गतिमान वस्तु, क्योंकि गतिक घर्षण पढ़ रहे हैं हम, गतिक घर्षण, तो ये जो तल है आपका, ये जो आपका तल है, इस पर माना कि इस तल पर कोई गाड़ी जा रही है ना। ठीक है, ये कोई गाड़ी जा रही है, ये तल है और ये वस्तु या बस है ना। ये गतिमान तल पर गति कर रही है। तो संपर्क तल, अब संपर्क तल यही होगा, ध्यान से देखो, यही होगा संपर्क तल है। संपर्क तल क्या होगा, ये होगा, ये संपर्क तल यही है, ये संपर्क तल यही है। तो संपर्क तल जो ये नीचे है, संपर्क तल और वस्तु के बीच में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे, गतिक घर्षण कहेंगे हम। यानी संपर्क तल और ये जो टायर नज़र आ रहा है ना आपको, इस टायर का तल और ये संपर्क तल, इस तल का जो तल है, इसके बीच में जो घर्षण लगेगा, इसके बीच भी तो घर्षण होगा, उसे ही क्या कहेंगे हम, गतिक घर्षण कहेंगे। तो आप लिखिए ना चाहो तो लिख लो, और नहीं तो आप पॉज करके वीडियो को लिख लेना। तो मैं फिर बोलता हूँ, गतिमान वस्तु एवं संपर्क तल के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही गतिक घर्षण कहा जाता है। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। मैं ये काम करता हूँ तो लिख ही देता हूँ आपको, हैं। गतिमान वस्तु एवं संपर्क तल के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही गतिक घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा गतिक घर्षण बल की। ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई आपकी। तो गतिमान वस्तु एवं संपर्क तल के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, गतिमान घर्षण बल, गति घर्षण बल कहा जाता है, हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, गतिक घर्षण बल का मान, जो ये गतिक घर्षण बल है ना, ये गतिक घर्षण बल जो गति के कारण घर्षण हो रहा है, तो गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल से क्या होगा, कम होगा, हैं। सीमांत घर्षण बल से कम होगा ना। कैसे कम होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
सीमांत घर्षण बल क्या था? देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है। अब ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि किसी भी वस्तु को घर्षण कब ज़्यादा होगा उसके अंदर? आप सपोज करो कि आप अकेले व्यक्ति किसी छोटी कार होती है या ऑटो होता है, उसको सरका नहीं सकते हो लेकिन दो जने आप मिलकर उसको जब सरकाओगे तो स्थिर अवस्था में जब वो था और आप बल लगा रहे थे दो जने मिलकर, तो वो खसकना शुरू हुआ। तो उस वक़्त कितनी ताकत लग रही थी? बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे वो चलना शुरू हो गया, आप दौड़ते दौड़ते धक्का देते देते उसको वहाँ तक ले जाते हो, तो उस समय वो क्या है, बड़े आराम से चलता जाता है और आप धक्का देते जाते हो। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो स्टार्टिंग में जो धक्का दे रहे थे उसको, बल लगा रहे थे उसको गतिमान बनाने के लिए, वहाँ बल का मान ज़्यादा था। लेकिन जैसे वो मूविंग होने लग गया, रनिंग कंडीशन में आ गया, तो घर्षण बल का मान कम हो गया। इसी कारण वो चलता जा रहा है और आप दोनों जने उसको धक्का देते देते लेके जा रहे हो आराम से। ये कारण होता है। तो वही ये कहना चाह रहा है कि गतिक घर्षण बल का मान, जब गति अवस्था में थी वो वस्तु, ये इस बस को ही मान लो आप, ये बस अगर खड़ी रहे तो इसे ढकेलने के लिए कम से कम 20-25 आदमी चाहिए, तब तो जाके ये हिलेगी जगह पे से। और जैसे ही ये हिल जाएगी तो उस वक्त देखा होगा आपने, कई जगह आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि कोई गाड़ी नहीं चलती है तो कहते हैं धक्का मारो, स्टार्ट करना है इसको, और धक्का मारती थोड़ा सा हिलती नहीं है जब तक, तो सब जोर लगाते हैं और चिल्लाते हैं। और जैसे वो हिलती है तो पता चला उसको धकेलते धकेलते बहुत दूर तक वहाँ तक ले जाते हैं, 10 मीटर 20 मीटर तक ले जाते हैं ना, 10 मीटर 20 मीटर तक धकेल देते हैं उसको, और वहाँ तक जाते जाते वो स्टार्ट भी हो जाती है। तो गति के अंदर जब वस्तु गति अवस्था में हो तो घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि सीमांत घर्षण बल का मान क्यों होगा ज़्यादा? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था ना जब, कि ये वस्तु रखी किसी तल पर, मैं इधर से 10 न्यूटन लगा रहा था तो ये नहीं खसक रहा था, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा था। जब मैंने यहाँ 20 न्यूटन लगाया तब भी वस्तु नहीं खसकी। क्यों? क्योंकि इधर भी 20 न्यूटन लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इधर 30 न्यूटन का बल आरोपित किया, 30 न्यूटन का बल आरोपित किया, तो वस्तु खसकने ही वाली थी। क्यों? क्योंकि ये 20 ही न्यूटन इधर मैक्सिमम था। अब इससे ज़्यादा बल विपरीत नहीं लग पा रहा था। 30 न्यूटन मैंने जैसे आरोपित किया, वस्तु खसकने वाली ही थी। तो उस वक़्त क्या हो रहा था? इस वस्तु को खसकाने के लिए ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ रही थी। और जब ये रनिंग कंडीशन में आ गई तो उतने बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी कारण क्या कहा गया है कि गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। इसलिए क्या लिखेंगे? गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। तो मैं अभी थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको बोल दूं, फिर मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं, जो लिखाता हूं यहाँ है। अब आगे देखो, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट देखो कि यदि किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिमान की स्थिति तक लाने के लिए, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिमान अवस्था तक लाने वाले बल को यदि मैं लिखता हूँ वो चीज़ जो यहाँ लिखना चाह रहा था, मैं F1 से दर्शाता हूँ। किससे दर्शाता हूँ? F1 से। हैं, वस्तु को विराम से गतिमान अवस्था तक, विराम से गतिमान अवस्था तक लाने के लिए वस्तु को F1, इस बल को F1 से दर्शाता हूँ मैं। यानी विराम अवस्था से उसको धक्का देके गतिमान अवस्था तक लाने के लिए उस बल को F1 से दर्शाया मैंने। हैं, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना रजिस्टर के अंदर। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के और समझ के लिख लेना। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में लाने के लिए जो बल था उसको हम F1 से दर्शाते हैं।
F1 से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एवं वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, वस्तु गतिशील कब रहेगी? जब आप धक्का देते रहोगे तो गतिशील रहेगी। जैसे आप हट जाओगे वो भी खड़ी हो जाएगी आगे जाके। क्यों? क्योंकि घर्षण बल लग गया उस पर। तो वस्तु को, और घर्षण बल अभी भी लग रहा था, धक्का दे रहे थे तभी भी लग रहा था, लेकिन वो गति घर्षण बल लग रहा था, कम था। आपने जैसे बल हटाया तो अब गति नहीं करेगी। अब जो घर्षण बल है जो विपरीत दिशा से कार्य कर रहा है वो भी उस पर आरोपित हो रहा है, तो उस बल का मान ज़्यादा हो जाएगा। उस बल का मान ज़्यादा होते ही, क्योंकि आपका बल हट गया तो उस बल का मान, घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, वस्तु रुक जाएगी। तो वस्तु को देखिए, वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल बराबर F2। ये तो F1 था, विराम अवस्था से गतिमान अवस्था तक लाने के लिए आवश्यक बल है, तक लाने के लिए आवश्यक बल बराबर F1 है। और वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल F2 होगा है। तो इन दोनों में हम क्या कह सकते हैं? इससे गति घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल से अधिक होगा। तो सीमांत घर्षण बल कौन सा रहेगा इसमें? विराम अवस्था से गतिमान अवस्था तक लाने के लिए F1, और गतिमान, ये गति घर्षण बल का मान कौन सा रहेगा? वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए जो F2 है। तो ज़्यादा कौन सा होगा? क्योंकि ये क्या कह रहा है? गति घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल से कम होगा। तो ये सीमांत घर्षण बल है और ये गति घर्षण बल है ना। विराम अवस्था नहीं, ये जो है ना, विराम अवस्था से गतिमान अवस्था तक लाने के लिए आवश्यक बल, तो ये है सीमांत घर्षण बल। तो F1 का मान इज ग्रेटर देन F2 का मान, ये होगा आपके। बात आ गई क्या समझ में आपको? भाई जब स्थिर थी वस्तु तो उसको गति देने के लिए बल ज़्यादा चाहिए था, तो वो तो हो गया सीमांत घर्षण बल। यही यहाँ कह रहा है कि गति घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। तो सीमांत घर्षण बल का मान ज़्यादा है, इसीलिए तो गति से कम होगा। क्यों? क्योंकि स्थिर से गति में लाने के लिए ज़्यादा ताकत लगाया, और जब वो गति करने लगी तो उसको गति कराने के लिए कम ताकत लगाया था, तो उसको F2 से दर्शाया था। तो F1 इज़ ग्रेटर देन F2 होगा आपके, ये याद रखना आप हैं। तो यहाँ आपके ये गति घर्षण बल भी ख़त्म हो गया। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी सीमांत घर्षण बल, और आपके डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी गतिमान घर्षण बल, है ना, गति घर्षण बल। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है आज फिजिक्स के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज करिए, बड़े अच्छे से देखिए और समझिए, और अपनी तैयारी कीजिए गहराई के साथ, क्योंकि आजकल क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं अच्छे एग्जामों के अंदर। तो मेरे हिसाब से यहाँ से पढ़ाया गया है, अगर इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन बनता है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इसी हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बेहतर तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर भी कोई कमी रहती है तो मुझे कमेंट्स करिए। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल, फ्रेंड्स ग्रुप, सब जगह पे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हैं। और इस पेंडेमिक कोरोना काल से सावधान रहिए, प्रिकॉशंस लेके रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज तक की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके बेहतर उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। जय हिंद।